हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो हमने स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में करने की कोशिश की थी और हमने स्टार्ट किया था। बीच में काफ़ी वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत लगातार ख़राब होने की वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रही, उसके लिए सो सॉरी। और चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ तक ख़त्म किया था, हमने रेंज जान लिया था, विस्तार तक ख़त्म किया था, हमने फ्रीक्वेंसी जाना था, आवृत्ति जानी थी, ठीक है। और साथ में हमने जितना भी इंट्रोडक्शन था स्टार्टिंग का वो कर लिया था। लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जिसमें जितने टर्म्स आप जानेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये पूरा चीज़ जो चीज़ है ये ना बिल्कुल अलग है। आपने अभी जितना गणित पढ़ा है उससे थोड़ा सा अलग है, तो इसमें एक एक चीज़ें एक एक जो परिभाषाएं हैं उसे जानना जरूरी है, ताकि जो जब हम क्वेश्चन करने जाए ना तो वो काफ़ी आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। आप अगर इस तरीके के इंट्रोडक्शन वीडियोज़ को इग्नोर नहीं करेंगे तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। हमें अभी इंट्रोडक्शन वीडियोस को कैप्चर करना है, अच्छी तरीके से करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवृत्ति विभाजन तालिका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो इसे समझते हैं कि आवृत्ति विभाजन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। जो कभी कभी क्या होता है ना कि मान लेते हैं कि किसी क्लास में हम गए, ठीक है, किसी क्लास में हम गए और वहाँ पे छात्रों की संख्या छोटी है। समझ लो कि हम LKG या UKG के क्लास में गए और वहाँ छात्रों की संख्या बस 10 या 20 है, तो 10 छात्र हैं, ठीक है, और उनको 50 मार्क्स का क्वेश्चन उनको दिया गया इस तरीके से, ठीक है, और उन्होंने सॉल्व किया। तो किसी का 50 मार्क्स में किसी का 49 आया, किसी का आ गया मतलब 30 आ गया, किसी का 40 आ गया, इस तरीके से 10 छात्र का अलग अलग मार्क्स आ गया। तो उसको तो आसानी से हम विभाजित कर लेंगे, उसको हम सुसज्जित कर लेंगे, देख लेंगे कि हाँ किसका ज़्यादा आया किसका कम आया, बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि छात्रों की संख्या क्या थी, कम थी, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ों को बहुत आसान तरीके से उसे हम संग्रहित कर सकते हैं, उसका हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे छात्रों की संख्या 50 है, मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं छात्र, छात्र कितने हैं, 50 हैं, तो वहाँ पे ये दिक्कतें आने लग जाती हैं कि कैसे करें। तो वहाँ पे रैंडमली हमें क्या करना है, क्लास में जाते हैं और हम कहाँ क्या करते हैं, वहाँ से डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को लेते हैं, संग्रह करते हैं। तो जब जो डाटा को लेंगे तो पहले फर्स्ट बेंच से मान लो स्टार्ट करा, तो फर्स्ट बेंच पे गया, तुम्हारा कितना मार्क्स आया था मैथ्स में, तो हाँ 100 में मेरा 80 आया, ठीक है। किसी और ने कहा कि मेरा 70 आया। तो हमने क्या किया, एक कच्चा क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है उसको कच्चे रूप में कलेक्ट कर लिया। तथ्य मतलब इन्फॉर्मेशन मतलब कि तथ्य होता है, तथ्यों को हमने कैसे संग्रह कर लिया, कच्चे तथ्यों को संग्रह कर लिया। मतलब कि जो पूछा हमने सब लिखते गए, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि सब बच्चों को अलग से देखें, उसके इन्फॉर्मेशन वहीं निकाले, नहीं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस वक्त हमने क्या किया, सिर्फ तथ्य को संग्रह किया। तो हमने ऐसे 80 लिखा, 70 लिखा, फिर 50 किसी का आया, किसी का 55 आया, किसी का फिर से 80 आ गया, ठीक है। अब टोटल 50 है तो बहुत सारे हैं ना, फिर किसी का फिर से 50 आ गया, किसी का 30 है, किसी का 35 है, किसी का फिर से 35 है। तो इस तरीके से पूरे 50 छात्रों का हमने डेटा यहाँ पे लिखना है, उस तथ्यों को हमें यहाँ पे लिखना होगा, ले लिया हमने। तो जो इस लेने की प्रक्रिया है ना, उससे हम कहते हैं कि डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, कर रहे हैं हम कच्चे रूप में, तो इसे हम रॉ डेटा कहते हैं, रॉ डेटा या कच्चे तथ्य भी कहते हैं, कच्चे तथ्य, ठीक है। तो इन कच्चे तथ्यों को हमने इस तरीके से पहले तो ले लिया। अब इससे हमें क्या करना है कि एक आवृत्ति विभाजन तालिका के रूप में हमें इसे प्रस्तुत करना है। तो उसे क्यों आवृत्ति की जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि एक जो संख्या है वो बार बार आ रही है, तो आवृत्ति को हम बारंबारता भी कहते हैं। जैसे 80 है तो 80 फिर से आ रही है, फिर से मान लो जाके आगे 80 आ गई, तो एक चीज़ जो बार बार, एक नंबर जो बार बार दिख रहा है उसे हम कहते हैं आवृत्ति। तो इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। हाँ 80 नंबर वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे जानेंगे कि कितने स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए हमें इस तरीके की आवृत्ति विभाजन तालिका की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो चलो अब इसे विभाजित करके मैं दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि गांव में 50 परिवारों के भोजन के लिए दैनिक खर्च, मतलब कि गांव में टोटल 50 परिवार है और उनकी खर्च एक दिन का खर्च कितना हो रहा है, 145 रुपये का किसी घर में है, किसी में 150 का है, किसी में 200 का है। इस तरीके से 50 घरों का पूरा रुपये में भोजन का जो खर्च है उसका विवरण दिया हुआ है। अब इसे हमें क्या करना है, आवृत्ति विभाजन तालिका तैयार करना है। तो उसको कैसे करें, इसी तरीके से जैसे कि बुक में दिया हुआ है। अब जो 75 है, मान लीजिए सबसे पहले छोटा देखेंगे कि सबसे छोटा वाला कहाँ है, ठीक है। तो इसमें से सबसे छोटा ढूंढेंगे कि इसमें से कौन है। ये इस लाइन में तो मुझे 75 दिख रहा है, इस लाइन में अब देखते हैं कि 75 से छोटा है कि नहीं, 75 ही लास्ट दिख रहा है। तो सबसे छोटा यहाँ पे 75 है, ठीक है, यहाँ पे 75 है, तो 75 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटे वाले को पहले लिख लेंगे,
ठीक है, उससे बड़ा ढूंढेंगे, उसके बाद उससे बड़े वाले को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, 75 मिला, तो हमने क्या किया 75 लिख लिया। उससे बड़ा हमें 90 मिल रहा है तो हम 90 लिख रहे हैं। उसके बाद हमें 110 मिल रहा है, ठीक है, आपकी बुक में है, आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है 125, ठीक है। और हमें देख लेना है कि इस तरीके से अलग अलग जो है वेरिएबल्स कहते हैं इसे, या फिर चल है, वो कैसा है, संख्यात्मक जो चल है वो कितने सारे हैं, जितने हैं अलग अलग उस सारे को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 125 भी बार बार आ रहा है, 145 आ रहा है, 150 आ रहा है, इस तरीके से बहुत सारे आ रहे हैं। और ये लास्ट खत्म हो रहा है 275। अब जो 75 आया कितनी बार आया, जैसे यहाँ पे है 75 कितनी बार आया, इसको दिखाने के लिए हम यहाँ से देखेंगे कि इस लाइन में 75 आया एक, ठीक है। तो जैसे ही हमने एक किया ना, तो हमें यहाँ पे टेली मार्क में ऐसे एक डंडा खींच देना है, ऐसे 75 एक आया। उसके बाद फिर से देखेंगे कि 75 इसमें है क्या, इसमें नहीं है। इसमें देखते हैं, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख है, यहाँ पे एक है, तो फिर से एक यहाँ पे डाल दिया। काउंट नहीं करने जाएंगे, ठीक है, हम टेली मार्क कर लेंगे। इसी को टेली मार्किंग कहते हैं, मतलब कि जितना बार में आ रहा है उतना ऐसे ऐसे करके एक डंडे खींचते जाने हैं, ठीक है। तो इस लाइन तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, यहाँ भी कर लिया था, यहाँ पे नहीं है, यहाँ एक है, तो फिर यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। फिर देखेंगे कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ एक है, देख, तो इस तरीके से 4 डंडे आ गए। तो इसी को हम टेली मार्क कहते हैं। तो टेली मार्क का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये 4 आया, तो अब आवृत्ति इसकी 4 है, मतलब ये 4 बार आई है, इसकी बारंबारता 4 बार है, तो हम आवृत्ति की जगह पे 4 लिखेंगे। उसी तरीके से 90 देखेंगे कि 90 कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है, तो इस तरह 3 डंडा खींचेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर उसी तरीके से 125 कितनी बार आया है, जितनी बार आएगा वैसे से डंडे खींचते जाएंगे, 1 2 110 है, सॉरी 110 कितनी बार आया है, 6 बार शायद आ रहा है, 1 2 3 4। अब 5 की जगह पे हम ऐसे खींचते हैं और ये हो गया 6, सॉरी ऐसे भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, ऐसे 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 और ऐसे भी लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी बुक में इस तरीके से साइन दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और टोटल इसकी आवृत्ति कितनी है, 6। तो इस तरीके से हम बनाते हैं क्या, एक अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा असमूहित, इसका कोई समूह नहीं है, मतलब कि 75 से लेकर के कुछ समूह नहीं बना रहा है, ठीक है। जब जो हमारा तथ्य होता है वो लिमिट से ज़्यादा होता है, जिसको लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तब हम उसे समूह में सजाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, असमूहित बना रहे हैं, असमूहित आवृत्ति विभाजन तालिका बना रहे हैं। तो होप आप लोग के असमूहित या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझ में आ गया होगा। इसको इसी तरीके से बनाया जाता है। इसमें 3 ही चीज़ होती है। पहला वेरिएबल्स होता है, जो भी आपका दिया हुआ है, खर्च है या बच्चों के मार्क्स है या कुछ भी है, वो यहाँ लिखना होता है। फिर टेली मार्क करना होता है, फिर उसकी आवृत्ति लिखनी होती है, ठीक है। और लास्ट में कुल कर देते हैं कि कुल कितना हुआ। तो यहाँ पे कुल कर लेंगे, कुल कितना हो रहा है, टेली मार्क की जगह कुछ भी नहीं, ये आवृत्ति कितना आ रही टोटल, अगर 50 25 जितनी भी आ रही है यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। तो एक बॉक्स यहाँ पे बढ़ा लेना होगा। तो इस तरीके से हमें अनग्रुप डेटा या असमूहित समूहकृत आवृत्ति विभाजन तालिका बनानी है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं समूहीकृत या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा, जिसको ग्रुप में बांट दिया जाता है, जो काफ़ी बड़े होते हैं। अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है कि जो तथ्य होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े होते हैं, और उसको इस तरीके से रैंडमली देखकर उसका आंसर बता देना कि कौन सबसे ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये सब बताना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, समूह में उसको बांट देते हैं। तो इसे कहते हैं समूहकृत या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या आवृत्ति विभाजन तालिका। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। इसके 2 कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में हम अब जानते हैं। तो समूहकृत जो ग्रुप्ड डेटा होते हैं उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला तो है एक्सक्लूसिव मेथड या श्रेणी बाह्य पद्धति, और दूसरा है इंक्लूसिव मेथड या श्रेणी अंतर्गत पद्धति। तो इन दोनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि जो श्रेणी अंतर या क्लास इंटरवल, ठीक है, श्रेणी अंतर या क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल, ठीक है, इसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है जिसमें समूहकृत आवृत्ति विभाजन तालिका को मैं बताऊंगी। उसके पहले क्लास इंटरवल मैं यही बता देना चाह रही हूँ। देखिए इस तरीके से पूरा डेटा आपके पास है, तथ्य है। टोटल कितने तथ्य हैं, 30 छात्रों के प्राप्तांक है, मतलब 30 छात्रों ने जितने जितने अंक 50 में से निकाल पाए हैं वो पूरा लिखा हुआ है। तो 30 छात्र हैं, ठीक है। अब इसके जो क्लास इंटरवल हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटा इसमें कौन सा है। तो सबसे छोटा यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। और देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा देखते हैं कि इसमें से कौन सा है। तो सबसे बड़ा 50 मार्क्स का है, ये 50 नंबर का है, तो 50 से कम का होगा। तो सबसे बड़ा इसमें मुझे लगता है कि ये 48 दिख रहा है,
ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर 50 तक के बीच के सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो एक क्यों ना इस तरीके से इंटरवल या श्रेणी बना दिया जाए। तो श्रेणी हमने बनाया 0 से 10, आप अपने से ही बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 0 से 10 जैसे हमने यहाँ पे बना लिया था, ठीक है। तो आप 0 से 10 का एक श्रेणी बना लेते हैं, 0 से लेकर 10, उसके बाद 11 से लेकर 20 का बना सकते हैं, या 10 से लेकर 20 का बना सकते हैं, या 20 से लेकर 30 का बना सकते हैं। इसका अर्थ क्या है कि ये जो हमने श्रेणी बनाया, क्लास बनाया, ये 0 से लेकर 10 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं उसका पूरा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 0 से लेकर 10 तक जितने भी छात्र मार्क्स लाए हैं उन सब में कितने टोटल छात्र हैं। तो मान लो ऐसे छात्र 5 हैं तो हम 5 लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो इसीलिए इसको क्लास में अलग अलग बांट दिया जाता है कि जब डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तो इस तरह बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार एक किसी की फ्रीक्वेंसी आती है, बार बार वो नंबर दिखता है टेबल में तो अजीब सा लगता है। तो उसे इस तरीके से श्रेणी में बांट दिया जाता है कि 0 से 10 वाले नंबर के कितने छात्र थे, 10 से 20 नंबर प्राप्त करने वाले कितने छात्र थे, और 20 से 30 कितने थे, उसी तरह 30 से 40 कितने थे। तो इसे ही हम श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब श्रेणी अंतर क्या होता है, यही होता है जो हम अंतर बना के लिख रहे हैं ना, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, तो इसी को हम कहते हैं श्रेणी अंतर या क्लास इंटरवल, ठीक है। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम श्रेणियों के का जो विभाजन है उसकी तरफ। श्रेणी बाह्य पद्धति और श्रेणी अंतर्गत पद्धति, मतलब कि एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है और इंक्लूसिव मेथड क्या होता है। अब जो सारणी में जो सीमा लिखी जाती है या श्रेणियाँ जो लिखी जाती हैं, ठीक है, श्रेणी अंतर लिखा जाता है, उसे 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो आप 10 से लेकर 20 ले लिया, ठीक है, फिर 20 से लेकर हमने 30 ले लिया, 30 से लेकर 40 ले लिया, एक तो ये हो गया। और दूसरा हो गया कि जो श्रेणी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 10 से लेकर 20, फिर यहाँ 21 से स्टार्ट किया, ठीक है ना, 21 से लेकर के 30, फिर यहाँ 31 से स्टार्ट किया, 31 से लेकर के 40, इस तरीके से भी हम श्रेणियों को बना सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम इंक्लूसिव मेथड की। तो इंक्लूसिव मेथड या श्रेणी अंतर्गत पद्धति क्या है कि 10 से हमने स्टार्ट किया और 20 तक ख़त्म किया, ठीक है। तो 10 से लेकर 20 तक 10 को भी लेंगे हम, उसमें 10 को भी मानेंगे, 10 को भी काउंट करेंगे, और यहाँ पे 20 को हटा देंगे, ठीक है ना, 20 को हटा देंगे। फिर यहाँ 10 से लेकर 20 तक तो है, लेकिन जब हम देखेंगे उस डेटा में कि 10 से लेकर 20 तक के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, जैसे उसमें 10 ऐसे नंबर आ गए, इस तरीके से है, जैसे 10 है, फिर आपका 18 है, 15 है, 16 है, ठीक है, 19 है, ठीक है, 20 है, इस तरीके का जो पूरा डेटा हमारे पास है। तो हम कौन कौन सा नंबर लेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 20 को नहीं लेंगे, 20 को नहीं लेंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम कितनी लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। मतलब कि हमें 10 से लेकर 20 में 20 को इंक्लूड नहीं करना है। अब यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो 20 से लेंगे। अब जब आगे हम डेटा इस तरीके से और डेटा होगा, यहाँ से 21 24 28, ठीक है ना, 29 30, तो जब अब आगे इस तरीके से डेटा होगा तो इसमें हम 20 को लेंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन 30 वाले को नहीं लेंगे, 30 को नहीं लेंगे। मतलब कि इसके में भी हमें 5 मिला तो हमें यहाँ पे भी 5 लिख देना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये श्रेणी की बात होगी तो 10 इधर वाले को लेंगे, पहले वाले को लेंगे, लेकिन जो लास्ट वाली सीमा है, पहली सीमा को लेंगे लेकिन दूसरी सीमा को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। मतलब कि ये लेंगे लेकिन 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें हम 20 को लेंगे, ठीक है, लेकिन 30 को नहीं लेंगे। इसको लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट कहा जाता है। कुछ इंग्लिश भी आप जान लें, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही रही है लोअर अपर ये सब उनका हिंदी कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं हिंदी में बता दे रही हूँ कि न्यूनतम सीमा को लेंगे, न्यूनतम, ठीक है, और अधिकतम को नहीं लेंगे, अधिकतम सीमा को नहीं लेंगे। ये सीमा ही है ना, लिमिट है ना, यहाँ से यहाँ तक ही है, सीमा है। तो 10 से 20 तक का अगर सीमा है तो 10 को लेंगे, 20 को नहीं लेंगे। जब यहाँ आएंगे दूसरे वाले में तो 20 को लेंगे, न्यूनतम वाले को हमेशा लेना है, और 30 को नहीं लेंगे। फिर जब यहाँ आएंगे तो 30 को लेंगे और 40 को नहीं लेंगे। तो इस प्रकार का जो मेथड होता है, पद्धति होता है, उसे कहते हैं इंक्लूसिव मेथड या श्रेणी अंतर्गत पद्धति। मतलब कि हम एक को ले रहे हैं, दूसरे को निकाल रहे हैं, अंतर ले रहे हैं पूरा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं श्रेणी अंतर्गत पद्धति या इंक्लूसिव मेथड, ठीक है, जहाँ पे हम इसको नहीं ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं, हमेशा न्यूनतम वाले को ले रहे हैं और अधिकतम वाले को हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सक्लूसिव मेथड पे।
अब देखो, अब हम आ गए एक्सक्लूसिव मेथड पे, ठीक है। पहले हमने इंक्लूसिव में किया, इंक्लूसिव में छांटना था, निकालना था, ठीक है। श्रेणी अंतर्गत पद्धति में हमें बाहर वाले को, जो अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट को क्या कहते हैं, सॉरी, अधिकतम मान को निकालना था, न्यूनतम मान को सिर्फ लेना था। यहाँ भी मैं एक बार लिख देती हूँ, 10 से 20 था, 20 से 30, 30 से 40। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो इसको एक ही बार लेंगे ना। इसको जब लिया तो इसको नहीं लिया, इसको लिया, इसको नहीं लिया, इसको लिया, इसको नहीं लिया, ठीक है। एकदम आसान है। और एक्सक्लूसिव मेथड में, श्रेणी बाह्य पद्धति में क्या करेंगे, 10 को भी लेंगे और 20 को भी लेंगे, क्योंकि देखिए 20 रिपीट नहीं हो रहा है ना, कोई 20 में रिपीट नहीं हो रहा है। 10 को भी लिया लेंगे, 20 को भी लेंगे, 21 को भी लेंगे, 30 को भी लेंगे, मतलब कि न्यूनतम सीमा को भी लेंगे और अधिकतम सीमा को भी लेंगे। तो जब ये हमारा डेटा है, तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें कौन कौन सा लेना है। अगर मैं बात करूँ 10 से लेकर 20 तक में, तो ये भी लूँगी मैं और ये भी लूँगी। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने बन रहे हैं, 6। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, आवृत्ति 6 आ रहा है। उस तरीके से 31 से 30, 21 से 30 के बीच में 21 को भी काउंट करेंगे और 30 को भी काउंट करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। तो इसी तरीके से हमें ये पूरा एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव मेथड समझना है, ठीक है। तो जब भी हम समूहकृत या ग्रुप डेटा बनाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है, इसलिए इस बात को आप ध्यान से समझ जाइए, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी के बीच मैंने ये भी बता दिया कि न्यूनतम सीमा इसको कहते हैं और इसको अधिकतम सीमा कहते हैं, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम सीमा कहते हैं इसे लोअर लिमिट, और इसे अपर लिमिट अधिकतम सीमा कहते हैं, अधिकतम सीमा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे जान ली, ठीक है। अब इसका यूज़ हम करेंगे ग्रुप डेटा बनाने में। तो आगे की जो वीडियोस होगा उसमें हम लोग समूहकृत डेटा, समूहकृत विभाजन तालिका को पूरी अच्छी तरीके से सीखेंगे, और या तो क्वेश्चन से ही हमें वहाँ पे कर लेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। और आप इस वीडियोस को अगर समझ में ना आए, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं और भी कोशिश करूँ कि और अच्छे से एलेबरेट करके आपको समझाने की। थैंक यू सो मच, हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। धन्यवाद।